तो मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम सेक्शन बी का जो चैप्टर फर्स्ट है रेशियो, उसकी फोर्थ क्लास से स्टार्ट करेंगे। इसका ये चौथा दिन है। आप जैसा कि सभी जानते हैं कि यह सब बहुत महत्वपूर्ण है। इस योजना के अनुसार आगे बढ़ना आप जानते हैं, क्योंकि सीखने का एक प्रोसेस है। इसलिए जो नए बच्चे हैं उनको इसी योजना के अनुसार बढ़ेंगे। इसके बारे में आपको डिस्क्रिप्शन में सब बातें मिल जाएंगी, और ऐसा वीडियो जिसमें मैंने बताया है आप मेरे साथ कैसे पढ़ें, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से देख लें कि हमारे साथ कैसे पढ़ें। तो ये आज इसकी फोर्थ क्लास है। तो बढ़ते हैं हम इसमें। पिछले दिन हमने सीखा क्या, या अभी तक 2-3 क्लास जो हुई हैं रेशियो की, उसमें हमने सीखा क्या, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। सीखने का जो प्रोसेस है उसमें जो भी आप सीखो उसको बार बार सोचते रहो कि हमने सीखा क्या। जो आप 1 घंटे में पढ़ते हो उसे 1 मिनट में आप सोच सकते हो कि हाँ, इससे ये बात निकल के आई थी। तो आज तक हमने 3 क्लास में चैप्टर की क्या सीखा, इसमें रेशियो में क्या सीखा। तो एक तो सीखा कि रेशियो एक पैमाना है। मैं हल्के से आपको बताऊंगा, बस आप भी ऐसे ही दोबारा अपना वो किया कीजिए। जब भी खाली बैठे हों तब इसको याद कर लिया कीजिए। तो एक तो आपने सीखा कि अनुपात जो है a का धन यदि 2 है तो b का 5 है। यदि a का 2 है तभी b का 5 है। यदि a का बढ़ेगा, अगर इसका 2 गुना होगा, 1 गुने वाली ये होती है सबसे सरलतम स्तर पर। 2 गुना अगर 4 होगा तो इसका 10 होगा। इस प्रकार से अनंत संभावनाएं हुई आपकी होंगी। ये आपने सीखा है, बात समझ गए। दूसरी चीज आपने क्या सीखी है? दूसरी आपने ये सीखी है वो जो मिश्र अनुपात वगैरह है वो सब सीखा। प्रथमानुपाती, द्वितीयानुपाती, उसको भी आप दूसरी क्लास में आपने सीखा है। तीसरी क्लास में क्या सीखा था, उसमें काफी महत्वपूर्ण चीजें सीखी थी। एक तो आपने ये सीखा है, आज मैं इसलिए भी ये बता रहा हूं क्योंकि इन सब का यूज आज की क्लास में होगा। आज की क्लास में जितना भी पिछली 3 क्लास में सीखा है, आप देखोगे कि जो आपने सीखा है उसी के आधार पर अब आपको सरल कितना लगेगा। और आज से आपका इसमें एंट्री शुरू हो जाएगा मैथ में, कि आप देखेंगे कि हाँ, मैथ ऐसे लगती है। आप मेरी बातों को सुनिए, समझिए। मैंने जो योजना बनाई है उसके अनुसार चलिए, मेरा अनुसरण कीजिए, मेरे साथ साथ आगे बढ़ते रहिए। मैथ तो आपको आ ही जाएगी। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसे मैथ नहीं आए, लेकिन हाँ, मेरे साथ चलिए, मेरे अनुसार चलिए, 100% मैथ आ जाएगी। तो इसमें हमने क्या सीखा था? ये सीखा था कि अगर कभी ऐसे लिखा हुआ करे, ये पिछली क्लास में हमने सीखा था, अगर कभी ऐसे लिखा हुआ करे, अगर कभी ऐसे लिखा हुआ करे अगर कभी ऐसे लिखा हुआ करे तो इसको डायरेक्ट अनुपात में लिखने का क्या ढंग है। इसमें क्योंकि मैंने बताया था कोई जरूरी नहीं अनुपात के चैप्टर में हर समय ए अनुपात बी आए, 2 अनुपात ऐसा कुछ है। सीधा सीधा ऐसा जरूरी नहीं। जब सीधा आएगा तब हम मानक का कंसेप्ट वगैरह तो बात की बात है, वो तो आपको पूरी गणित को आसान करेगा ही करेगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं सरलतम स्तर में दिया हो। और मैंने आपको यह भी समझाया है कि गणित की भाषा अनुपात, भिन्न और प्रतिशत पर निर्भर करती है। अगर आप अनुपात को ठीक से समझते हैं, भिन्न को ठीक से समझते हैं, प्रतिशत को ठीक से समझते हैं, तो आप गणित की भाषा समझ लेंगे। गणित की भाषा समझ लेंगे तो क्वेश्चन आपकी पूरी समझ में आएगा। क्वेश्चन समझ में जैसे आया तो उसका उत्तर दिखता है। बात समझ गए। और ये सब चीजें मैं बार बार क्यों बताता रहता हूं? इसलिए बताता रहता हूं क्योंकि बच्चे का ध्यान इन पर जाता ही नहीं। वो तो सवाल पर सीधा जुट जाता है, गुणा भाग करने में जुट जाता है, और वहीं वो असफल हो जाता है। एक अच्छा बच्चा जो बहुत अच्छा होता है, वो भी उसको जिस स्तर पर पहुंचना चाहिए उस स्तर पर नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसको ऐसा मार्गदर्शन नहीं मिलता है। मेरे हिसाब से डायरेक्ट सवाल पर ना जाके आप अगर एक दिन में 10 सवाल लगाते हैं तो उस दिन सोचिए कि इसमें मैंने सीखा क्या है, तो उस पर बात करते हैं। तो अब कोई जरूरी नहीं डायरेक्ट ऐसे सदैव अनुपात दिया होगा। अनुपात वाले चैप्टर में तो खास करके घुमा फिरा के आपको अनुपात देगा, तो उसको आपको समझना है। तो मैंने कल आपको समझाया था A अनुपात B अनुपात C, आप इसको डायरेक्ट लिख देंगे। इसको उधर ले जाने पर ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा एंड ऐसे हो जाएगा। अब इसको आप इसका एलसीएम से गुणा करके सब मैं समझा चुका हूं, तो इसको आप ऐसे कर लोगे। A अनुपात B अनुपात C डायरेक्ट निकल आएगा। मेरे कहने का मतलब ये।
और क्या समझाया था? और समझाया था अगर भिन्न में अनुपात दिया हो तो उसके एलसीएम से गुणा करके कर लेते हैं। और मैंने क्या समझाया था, और महत्वपूर्ण है, वो भी आज यूज होना है, कि हमने समझाया था अगर कहीं A अनुपात B जैसे लिखा है 2:5, तो ये तो चलो लिखा ही है, बराबर करके लिख सकते हैं। अगर ये बाई चांस इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B बराबर 2/5, क्योंकि आप जानते हो भिन्न को अनुपात में लिखते हैं, तो A का अनुपातिक मान 2 है, B का 5 है। तो आपके सामने चाहे ये आए, इसको भी आप इसी रूप में देखने की आदत बना लेते हो। इसी प्रकार से मैंने बताया था चाहे ऐसे लिखा हो, इसको इधर ले आइए और इसको इधर ले आइए। मैं सब चीजें आपको कल समझा रहा हूं, इसलिए डिटेल में नहीं बता रहा हूं। तो इसको भी आप कैसे जानते हो, इसको भी आप थोड़ी देर के लिए, अगर इन दो को तो अपने दिमाग में आप रखते ही हो, इसमें भी आप इधर B को लाते हो, इसको भी 2:5, मतलब इसी के सब रूप है। चाहे ये लिखा हो तब भी 2:5 है, A का मान 2, B का मान 5 अनुपातिक, इसमें भी वही, इसमें भी वही, तो और इसमें भी वही। ये भी मैंने आपको पिछले दिन बताया होगा कि अगर ऐसे लिखा हो तब भी वही, इसलिए वही क्योंकि A के सामने 2 है, B नीचे आएगा, ये इसके सामने पहुंचेगा, तो A का अनुपातिक मान 2, B का 5। आपको मेरी सभी क्लास लगातार देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही समझ में आएगा। अगर आपकी ये फर्स्ट क्लास है तो पिछली क्लासेस सभी देखो। तो ये सब मैंने आज तक समझाया। 2-3 दिन बहुत से बच्चे जो देख रहे होंगे वो सोच रहे होंगे तो बड़ी छोटी छोटी बातें आप बता रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है जो, लेकिन हम कहते हैं वो छोटी छोटी बातें ही सब होती हैं। तो बहुत से बच्चे हो सकता धैर्य न रख पाए हों और देखना बंद भी कर सकते हैं, लेकिन आप आज देखोगे कि उन 2-3 दिन जो सीखा है उसका आज सब यूज है। ऐसे ही धीरे धीरे जब मेरे साथ चलोगे तो आखिरी में सोचोगे कि यार वही तो सब है, और ये आज आप मौखिक सवाल लगा लेने लगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक सवाल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, आपको थोड़ी देर पहले से ही दिख रहा होगा कि y दिख रहा होगा कि आपका लिखा है A/B C/D E/F बराबर 3। यही तो लिखा है, A/B C/D एंड E/F बराबर 3। उसके बाद इसका मान निकालना है। तो यह सवाल आप सोचिए मौखिक लग जाएगा, बिल्कुल मौखिक, कुछ नहीं है, एकदम ऐसे ही लग जाएगा। लेकिन हम इसको अभी नहीं लगवाएंगे। अभी कुछ बच्चे जानते भी होंगे हाँ बिल्कुल मौखिक लग जाएगा, और वो समझ के लगेगा। कोई सार्वत्रिक नहीं होती, मौखिक सवाल सार्वत्रिक नहीं लगवाती है। तो आप बिल्कुल मौखिक लगा देंगे, इसका मान निकाल देंगे, लेकिन आप उसके पहले पूरे सिस्टम को समझें। तो आज का फर्स्ट सवाल लेते हैं, इसको हम बताएंगे लेकिन बाद में बताएंगे, उसके पहले हम पूरे प्रोसेस को समझते हैं। लिखा है पहला सवाल, y/x/z बराबर 4:5:6 इतना लिखा है। तो आपसे पूछा है x - y + z। सर ये सवाल ले लीजिए, थोड़ा बड़ा हो जाएगा समझाने के लिए। तो आज का पहला सवाल, यदि A/B बराबर 5 आपका इतना 3, अब A + B और A - B इसका मान ये पूछ रहा है। बात समझ गए? ये आपका क्वेश्चन। अब चाहे इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिख दिया करो तब भी कोई बात नहीं है, ऐसे भी होता है। अनुपात का मतलब भिन्न होता है, इसका मान भी पूछ रहा है, चाहे ऐसे लिखा हो चाहे ऐसे लिखा हो। ठीक, तो आपको पहले मैं ज्यादा सब न समझा के आपको डायरेक्ट बता दूं होता क्या है। A का अनुपातिक मान है 5, B का अनुपातिक मान है 3। ऐसे सवालों में यही अनुपातिक मान सीधे रख दिया जाता है। तो A की जगह पर रखोगे 5, B की जगह पर रखोगे 3, तो ये हो जाएगा कितना आपका 5। मौखिक रख सकते हो, अब इसमें रखोगे 5, इसमें रखोगे 3, तो ये आया 8, ये आया 2, इससे आपने काटा, आया 4 अनुपात 1 आपका आया 4:1 आप कह सकते हो। तो ये सीधे लगाने का फंडा है, मौखिक सवाल लग जाएगा। भाई A का अनुपातिक मान 5 है, B का अनुपातिक मान 3 है, तो A की जगह पर 5, B की जगह पर 3, तो 5 3 8 और नीचे 2, तो आप इसको समझते हो आ गया। ऑप्शन आपका सही है A। तो ये सवाल लग जाएगा। लेकिन क्या इतना मेरे बता देने से आपको सीख पाए हो? बेशक सवाल ऐसे लग जाएंगे, कोई आपको वो नहीं है, हर सवाल ऐसा जो होगा वो लग जाएगा। भाई A का जो अनुपातिक मान है वो रख दीजिए, B का जो अनुपातिक मान है वो रख दीजिए।
बिल्कुल सवाल लग जाएंगे, लेकिन आपको हम ये समझा जो रहे हैं इससे कोई बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं हो रही है। आप पूरे सिस्टम को समझेंगे। बेशक सवाल हम ऐसे ही लगाएंगे, ऐसे ही डायरेक्ट मान रखेंगे, लेकिन ऐसे मान रखते क्यों हैं और बहुत सी चीज़ें हैं उन पर हम विचार करेंगे। क्योंकि मैथ सीखना इसी को कहते हैं। ऐसे नहीं कहते अब सार्टिक वाला कोई होता कहता भाई लग गया, देखिए 1 सेकंड में सवाल लग गया। नहीं, सवाल बेशक ऐसे ही लगाएंगे, लेकिन हम पूरे सिस्टम को समझेंगे और विधिवत बातों को समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे इन्होंने कहा A अनुपात B, ठीक। अब हम इसके सिस्टम को पूरा समझते हैं और यही आज का मेरा टारगेट होगा कि इन चीजों को मैं आपको समझा सकूं। वो चीजें मैं आपको समझा देता हूं जहां लोग सोचते तक नहीं, उनका दिमाग वहां तक नहीं जाता। मैं वहां आपको एक दिन में आपको 100% पहुंचाऊंगा। तो अब क्या है, इसका मान उन्होंने कहा A + B एंड A - B आपको बताना है। आप जरा इस पर विचार कीजिए। जब मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक अनुपात दिया है, एक पैमाना दिया है। यदि A का धन 5 है तो B का धन 3 है। एक छोटे स्तर पर पैमाना दिया है। मैंने यह भी बताया था यह सबसे सरलतम होता है, इसमें फिर कुछ नहीं कटता, जितना कटना होता वो पहले ही कट जाता है। अब इसमें 1 गुने वाली संभावना होती है। अगर 2 गुने वाली हो तो 10 और 6, अगर 3 गुने वाली हो तो 15 और 9। इसी प्रकार से अनंत संभावनाएं चलती है। बात समझ रहे? मेरा कहने का अर्थ यह है कि A का मान इन अनंत में से कोई भी हो सकता है और B का भी उसी के संगत होगा। मान लीजिए अगर A का वास्तविक मान 15 होगा तो B का मान भी 9 होगा। बात समझ रहे हैं? अगर वास्तविक मान A का 15 होगा तो B का वास्तविक मान 9 होगा। अगर ये 50 और 30 होता, अगर A का मान 50 होता तो इसका 30 होता, और इसका अगर 30 होता तो इसका 50 होता। बात समझ गए? तो आप ये समझ रहे हो कि जिस हिसाब से जितने भी टर्म होंगे अनुपात में, जिस हिसाब से गुना में इसका बढ़ेगा उसी हिसाब से इसका बढ़ेगा। अब चाहे 3 पद होते तो तीनों में उसी हिसाब से बढ़ता। बात समझ रहे ना? तो हम कहते हैं इसमें डायरेक्ट मान रख क्यों दिया गया, बल्कि ये तो ऐसी हमने कहा अनंत संभावनाएं होती, तो फिर इसी मान को रख के हमने वो क्यों हल कर दिया और कहा यही है। बहुत सी चीजें इसमें छिपी हुई हैं, आप समझोगे। मैंने आपसे बताया अब A B के मान तो निश्चित है नहीं, ये भी हो सकता है और अनंत संभावनाएं कोई भी हो सकता है। तो फिर इसमें हमने किस आधार पर ये मान रखने का निर्णय लिया, ये चीज हम आपको समझाते हैं। एक बात सोचो, अगर हम इसका मान 2 गुना वाला रखें तो कितना होगा? 10 होगा। इसका कितना होगा? 6 होगा। अगर 3 गुना वाला रखें तो 3 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 4 गुना वाला रखें तो 4 से दोनों को गुणा करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हम मान लें यक्ष गुना वाला रखते हैं, कितने गुना वाला? यक्ष गुना वाला रखते हैं। कितने गुना वाला रखते हैं? यक्ष गुना वाला। तो इसका मान होगा 5x, इसका मान होगा 3x। यही तो होगा। और आपने बचपन में अपने जब पढ़ाई की होगी कक्षा 6-7 में, जब भी एज वाले रहते हैं सवाल जब दिया होता अनुपात में राम और श्याम की उम्र का अनुपात 2:7 है, तो उसमें एक की 2x मान लेते हो, एक की 7x मान लेते हो। तो x मानने का वही निर्णय है, जितने भी गुना होगा वही x है। अगर 10 गुना है तो यहां x का मतलब 10 है। आप ये चीज सीख रहे हो। अगर ये 8 गुने का मामला होगा तो x का मान 8 है। अगर ये 20 गुने का मामला होगा तो x का मान दोनों में 20 है। तो आप वहां बेशक मानते थे छोटी कक्षाओं में, लेकिन तब हम जानते नहीं थे। बस ये बताया जाता था कि अनुपात अगर दिया हो तो इसको 5x मान लेना, इसको 3x मान लेना। ये रीजन है क्योंकि दोनों में उसी गुना में बढ़ता है। बात समझ गए? अब आप सोचो, अगर मान लीजिए ये इतने गुना वाला मान रखें इसमें, तो इसकी जगह पर आएगा 5x, इसकी जगह पर आएगा 3x, और इसकी जगह पर आएगा 5x, इसकी जगह पर आएगा 3x। आप सोचिए x तो दोनों पदों में कॉमन है, तो कॉमन ले लें। तो 5 + 3, इसमें भी x दोनों में कॉमन है, तो क्या ले लें? 5 - 3। अब x तो कट गया। बात समझ रहे हैं ना कि हमने जितने गुना का लिया वो तो यहां कैंसिल हो गया, तो बचा कितना? ऊपर जोड़ के आया 8, नीचे 5 से 3 गया 2, 2 × 1 = 2, 4 आया तो उतना ही आया तो उतना ही। अगर डायरेक्ट मान रखो 5 3 तो 8 और 2, यही तो आया था। तो
ये कहने का मतलब है कि यहां भी अनुपातिक पद है, यहां भी अनुपातिक पद है और वही पद यहां भी है, तो जितना गुना इसमें होगा उतना ही गुना इसमें होगा। तो अगर आपने एक गुना वाला मामला यही रख दिया है तो यहां भी वही एक गुना वाला है, यहां भी एक गुना वाला है, तो दोनों जगह समान रूप से प्रभावित हुए हैं, अर्थात वो सही रिजल्ट देंगे। बात समझ रहे हैं? जैसे हमने उदाहरण के तौर पर आपसे कहा यक्स गुना का मामला मान लीजिए, तो यहां भी आपने यक्स गुना वाला रखा और यहां भी आपने यक्स गुना वाला रखा, तो आपने देखा वो यक्स तो बाहर निकल जाना है, तो इसलिए आप डायरेक्ट यही मान रख देते हो। इसको कहते हैं आनुपातिक मान और इसको कहते हैं वास्तविक मान। इसको मतलब अगर ये 50 हो और ये 30 हो तो इसको कहेंगे वास्तविक, अगर इसका 50 इसको वास्तविक कहेंगे। और वो क्या है? हिसाब है, मानक है, पैमाना है, अनुपात है, वो है अनुपातिक मान। बात समझ गए? तो इसलिए जब इन्हीं में से कोई टर्म ऊपर दिए होते हैं और नीचे दिए होते हैं तो हम यही रख देते हैं। इसलिए रख देते हैं क्योंकि ए का मान कितने भी गुना होगा तो बी का मान भी उतने ही गुना होगा, और जब दोनों में वही चीज होगी तो जितना गुना यहां है उतना गुना यहां मिल जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? शायद समझ गए होंगे। और चलिए, हो सकता है कुछ बच्चों को अभी बात ना समझ में आई हो, तो अगर अभी मैंने इससे तो निकाला तो 4/1 आया, इसको आप रख के देख लो तब भी वही आएगा, या और कुछ रख के इसका रख लो 15, 3 गुने वाला रख लो, इसका रख लो 9, तो आपका 15 9 कितना हो जाएगा? आपका 24 हो जाएगा। और 15 से 9 घटाएंगे, भाई यहां 15 रखेंगे यहां 9 रखेंगे, 15 से 9 घटाएंगे 6 6 1 कम 6 6 4 4 कितना है? 4/1, तो उतना ही आएगा। ये इसलिए आया क्योंकि जो इसमें 3 गुने का मामला है वो तो दोनों जगह है, तो वो आपका कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो अब ये निष्कर्ष आज के बाद अब जब भी कभी ऐसा आ जाएगा अनुपातिक मान, तो आप सीधे मान रखकर इसको कर लोगे। बात समझ गए? इसके साथ में और आपको चीजें सीखनी है, मैं आपको बता रहा हूं। एक बात बताएं, अगर आप सोचो यहां ए और बी है और यहां खाली इतना होता, ए होता केवल एक, ए केवल लिख सकते हो, इसको लिखने से कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ऐसा होता तो इसका भी मान सीधे इसी से निकल जाता। इसलिए निकल जाता क्योंकि इसका जब आप 5x मानते, इसका आप कितना मानते? 3x। मैं x को यहां यूज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। तो इसको आप रखते 5x, इसको रखते 3x, ये तो 2 इसके साथ है, इसको रखते a का मान कितना है? 5x। बात समझ गए? x दोनों में कॉमन लेते या 8x जोड़ते तब भी वही बात थी। इनको जोड़ो तो कितना आएगा? 8x कॉमन लोगे तब भी वही बात आएगी सब में। ये भी देखो 80 लिखा, 80x लिखा है और 2 × 5, तो इसमें भी आपने क्या देखा? x कैंसिल। तो बात फिर वही आई कि x कैंसिल हो जाएगा। अब इसको बहुत सारे बच्चे समझ पा रहे होंगे, बहुत से बच्चे नहीं भी समझ पा रहे होंगे। तो जो अभी बच्चे प्रारंभिक स्तर पर हैं, धीरे धीरे संतोष रखें, हर चीज आ जाएगी। तो आपका ये निष्कर्ष निकला कि जितना गुना ये हुआ उतना ही गुना तो ये और ये, चूंकि ये जोड़ में है तो उसका गुना अगर 10 गुना है तो बाहर तो 10 ही निकलेगा, इससे 10 ही तो निकल के आएगा। जैसे आपने अभी देखा 5x एंड 3x, तो इसमें निकल के तो जो आएगा वो x ही बाहर आएगा, 5 + 3, और इसमें तो हाई है आपका 5x, तो x यहां कट गया। तो इस प्रकार से इसका भी मान निकल आएगा। हम बहुत आपको चीजें अभी बता रहे हैं। अब चाहे ये ऐसे अगर लिखा हो, ऊपर खाली b लिखा हो या कोई लिखा हो, नीचे ऐसे लिखा हो, तब भी ये लग जाएगा। मतलब ये है, सीधा सा मैं फंडा आपको बता दूं, ये जो अनुपातिक टर्म है इसमें से ऊपर भी होना चाहिए और नीचे भी होना चाहिए। मैं उसी पर आ रहा हूं। अगर आपसे कोई बताए ये इतना है तो आप इसका मान बताओ, तो आप इसका मान नहीं बता सकते। इसका मान इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि अब इसमें कुछ कटने वाला नहीं है कि कितने गुना रखोगे। अगर 10 गुना रखोगे तो दूसरा रिजल्ट आएगा, एंड 5 गुना रखोगे तो दूसरा रिजल्ट आएगा। तो बात ये निकल के आई कि अगर ऐसे अनुपातिक मान दिया हो तो अंश में भी होना चाहिए इसमें से कोई टर्म, और इसमें से भी होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? और एक चीज समझ लो, अगर ऐसे दिया है,
अब नहीं निकल सकता। इसलिए नहीं निकल सकता, यहां ये x 5x रखोगे तो ठीक है, यहां 5x का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 25x स्क्वायर। इसको देख लीजिए, इसमें तो 5x प्लस इतना 3x है, इसमें रखोगे तो 25x स्क्वायर प्लस इसको चलो b स्क्वायर ही करते हैं, आसानी समझाते हैं, 9x स्क्वायर इसका हो जाएगा। अब इसमें x का मान लोगे तो आपका 5 3 हो जाएगा, इसमें x स्क्वायर का मान लोगे 25 प्लस 9 हो जाएगा। अब x एक ही x काट पाएगा, x अपना प्रभाव डाल देगा। अगर 10 गुना रखोगे तो 10 यहां आएगा, अगर 20 गुना रखोगे तो 20 यहां आएगा, अगर 2 गुना रखोगे तो 2 यहां आएगा, मतलब वो x इसको प्रभावित करेगा। तो अब बात क्या निकल के आई? अब बात ये निकल के आई, जितनी घात में ऊपर होना चाहिए उतनी ही घात में नीचे होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? अब जोड़ में घात नहीं बढ़ती है। देखिए इसमें आप इसका 5x रखोगे, इसका आप 3x रखोगे तो 8 ही x होगा, घात एक ही रहेगी। बात समझ रहे हैं ना? तो यहां अगर एक घात है तो नीचे भी एक ही घात होनी चाहिए, भले अकेले है लेकिन एक घात तो है इसकी। बात समझ गए? और अगर आप ऐसे कहो इसका मान निकाल सकते हो तो इसका मान भी नहीं निकाल सकते हो, इसका मान नहीं निकाल। क्यों? क्योंकि इसमें तो x ऐसे ही आएगा 5x प्लस आपका 3x, लेकिन इसमें जब रखोगे तो 5x एंड 3x ये गुणा कर लेगा और x स्क्वायर हो जाएगा। इसका x का मान आएगा, x से x कट जाएगा, एक x तो बचेगा तो फिर प्रभाव डाल देगा। तो अब अंततः निष्कर्ष निकला क्या? निकला ये, जब हमें अनुपातिक मान पता होते हैं तो हमें ऐसा भिन्न वाला मान निकल जाता है। इसको भी एक अनुपातिक मान ही कह लेंगे। ये मान निकल जाता है, ये मान निकल जाता है। और इसमें शर्त ये होती है, इसमें से ऊपर भी होने चाहिए कुछ पद, या तो सब हो कोई दिक्कत नहीं, ए बी ऊपर भी हो ए बी नीचे कोई दिक्कत नहीं, इसमें से ऊपर भी पद होने चाहिए नीचे भी, एक कम से कम होना ही चाहिए, और घात भी उसी अनुसार होनी चाहिए। तो ये बातें आप समझ के होंगे। जो बच्चे अभी प्रारंभिक स्तर पर हैं गणित में वो चिंता ना करें, उनको जितना समझ में आए जितना आए, सवाल तो लग ही जाना है। अब हम बताते हैं सवाल कैसे आपको लगाना है। दूसरा सवाल है आपका x एंड z बराबर 5 इतना। तो x माइनस वाई प्लस जेड एंड x प्लस वाई माइनस जेड, इसका मान आपको बताना है। बात समझ गए? अब तो आप सब समझते हैं ये। अब मैंने जितनी बातें बताई सभी आपको बार बार समझाऊंगा, फॉलो करना है। तो x का अनुपातिक मान है 4, y का अनुपातिक मान है 4, x का है 5 और z का है 6। बात समझ? x का है 5, y का है 4, z का है 6, ये अनुपातिक मान है। तो आप देख रहे हो ये जो पता करना, इसमें x एक घात है इस किसी टर्म की और एक ही घात यहां भी, वो जोड़े घटाए कितनी बार भी वो घात एक ही रहेगी। गुणा में घात जुड़ जाती है लेकिन जोड़ने घटाने में वेरिएबल की घात नहीं होती। तो अब क्या होगा, इसमें भी x है, एक्स वाई कोई भी हो, बाकी तीनों है तो अच्छा है। तो इसमें भी x की घात 1 है, इसमें भी उसकी घात 1 है, वो चाहे x हो चाहे y हो चाहे z हो। बात समझ रहे हैं? आपसे जनरली ऐसा ही पूछा जाता है, आप कुछ ना दिमाग लगाओ। अब भाई सार्टिक इसी के आधार पर तो चल रही, दिमाग लगाने की बात आ जाए तो सार्टिक तो धारा सही। जो भी आपके 20-25% सवाल लग जाते हैं सार्टिक से, इसी आधार पर तो लगते हैं कि सवाल आसान दिए जाते हैं। तो अब क्या है, अब इसमें आप देखते हो कि एक घात है एक घात है। आपसे नहीं पूछा कि इसमें ऐसे कर देता तो नहीं आपको वो पूछेगा ही नहीं, क्योंकि बताना नहीं संभव है। तो ये नहीं पूछेगा इसमें स्क्वायर, हाँ स्क्वायर होगा तो सबका होगा, फिर तो इस वेरिएबल की घात 2 होगी, ऊपर की भी नीचे की भी। तो अब इसमें क्या करना, कुछ नहीं करना है आपको, ये कुछ नहीं लिखना है, सीधे क्वेश्चन बुकलेट से सवाल देखेंगे। x की जगह पर रखेंगे 5, तो यहां पर 5 रखेंगे देंगे, वो तो आपकी क्षमता पर निर्भर करेगा। y की जगह पर 4 रख देंगे और z की जगह पर 6 रख देंगे। ऐसे ही यहां भी रखेंगे, यहां 5 रखेंगे, यहां 4 रखेंगे, यहां 6 रखेंगे। बात समझ रहे हैं? y की जगह पर 4, ठीक। अब क्या करना है, अब इससे इसको घटाए 1, ये आया 7, अब इसको स्क्वायर 9, 9 से 6 गया 3, तो कितना है 7:3, 7:3, 7/3, कुछ भी कह सकते हो अगर अनुपात में होता तो अनुपात। बात समझ गए?
तो बड़ी आसानी से ये चीजें निकल आती हैं, आप बिल्कुल कर सकते हो। तो इसे कहते हैं, इसका क्या, अनुपातिक मान। अब वास्तविक मान आना अनंत हो सकते हैं, लेकिन हमको अनुपातिक मान से ही काम चला लेना है, क्योंकि वास्तव में यहां वो दोनों जगह वैसे ही उतना प्रभाव पड़ेगा और आखिरी में प्रभाव निरस्त हो जाएगा। या इसको भी आप अनुपातिक मान ही कह सकते हैं इन टर्म्स का, क्योंकि यहां भी तो अनुपात ही है, इसको भी लिखो 7:3। तो अनुपातिक मान से अनुपातिक मान निकल जाता है, ये भी आपको आगे बताएंगे। बहुत कुछ है मैथ में और इन्हीं सब सिद्धांतों पर सीखते रहिए। तो अगला है क्वेश्चन आपका, यदि इतना ना P/Q बराबर 2/3 है, तो आपको बताना है 4P - 2Q बटे 3P + 2Q इसका मान बताना है। तो आप फिर जानते हैं, मैंने कल आपको बताया था, अभी स्टार्टिंग में बताया, मैंने क्या बताया कि ऐसे भी आपको लिखा है तो आपको समझना चाहिए 2:3 लिखा है। PQ का मतलब P का अनुपातिक मान 2 है, Q का अनुपातिक मान 3 है। आपको कैसे दिखना चाहिए, आपको ये वाली इसकी शक्ल दिखनी चाहिए, ये Q 2:3। ऐसा ही समझो, कितना P का अनुपातिक मान 2 एंड Q का 3, आप ये डायरेक्ट मान रख सकते हो। तो P की जगह पर 2 रखेंगे तो इससे गुणा करेंगे 8 आएगा, एंड Q की जगह पर 3 रखेंगे, इससे गुणा करेंगे 6 आएगा। इसमें P की जगह पर 2 रखेंगे तो आपका 6 आएगा, इसमें Q की जगह पर 3 रखेंगे तो इसमें आपका 6 आएगा। देख लीजिए सही लिखा है, 4P - 2Q और 3P + 2Q। ठीक, P का मान 2, Q का मान 3, तो इसमें रखा 8 और इसको इसमें रखेंगे 6, इसमें 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बिल्कुल। तो अब इसका मान कितना आया, इसमें आया 2 और इसमें आया 12, 1, 6, कितना आया, अनुपात में है, कैसे है, तो 1/6 है। मान ज्ञात करना है तो इसका मान 1/6। बात समझ गए। तो यहां आपका ऐसे लिखा था, तो कुछ नहीं है, मौखिक सवाल लगना है, कुछ भी नहीं, आप धीरे धीरे सीख जाओगे। जो बच्चा एकदम अभी प्रारंभिक स्तर में है और तो वो भी एक दिन इसे मौखिक करेगा, लिखेगा थोड़ो। अब अगला सवाल क्या है, यदि x/3 बराबर y/4 हो तो इतना 2x + y, अनुपात लिखा है, हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 3x - 2y। और ज्यादा से ज्यादा लिखोगे तो इतना, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का अनुपातिक मान कितना दिखता है, 3, क्योंकि इसको उधर ले जाओगे ये इधर आ जाएगा, ये इसके सामने आ गया और y के सामने 4 हो गया। तो x का ऐसे दिखेगा, बार बार मुझे नहीं बताना चाहिए, ऐसे दिखेगा। तो x का अनुपातिक मान 3, y का 4। भाई ये यहां ले गए अपने स्थान, दिखने लगा आपको। तो x का अनुपातिक मान है 3 और y का अनुपातिक मान है 4, ये सब ऐसे। तो x का अनुपातिक आपको यहीं से देखने की आदत बनानी चाहिए। x का, इसको थोड़ा सा उधर ले जाओ, रटो कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा इधर ले जाओ, x का 3, y का 4। तो x की जगह पर 3 रखो तो 3 रखेंगे, 3 दूनी 6 और यहां पर 4 रखेंगे तो आया 4। यहां पर रखेंगे x की जगह पर 3, 3 × 9 और यहां पर रखेंगे y की जगह पर 4 तो आया 8, तो 10/1। तो इसका अब ये चूंकि अनुपात में पूछ रहा है तो कह दीजिए 10:1। बात समझ गए। देख लीजिए कहीं गलती ना हो, सिस्टम बिल्कुल सही है, हो सकता मान रखने में कहीं हो। देख लीजिए, इसकी जगह पर 3 6, इसकी जगह पर 4 4, इसकी जगह पर 3 9, इसकी जगह पर 4 8। ठीक, बिल्कुल हो गया। बात आप समझ गए होंगे। आपने अभी 2-3 दिन में जो बातें सीखी हैं उन सब का देखिए यूज हो रहा है और कितना आसान बन रहा है। अगला क्वेश्चन, अभी उस क्वेश्चन पर भी आ रहा है जो पहले आपको दिखाया था। अगला क्वेश्चन है a, यदि a/2 ठीक बराबर b/3 बराबर c/5 हो तो मान आपको किसका पता करना है, 4a + 3b - c/b। हर चीज आपको मैंने इस प्रकार से क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं कि लगभग सभी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। अब ये तो हम आपको कल समझा चुके हैं, अभी भी इसका जिक्र किए थे प्रारंभ में। a का अनुपातिक मान इसे अनुपात में लिखो तो क्या लिखना उखना नहीं होता भैया। a का मान 2, b का मान 3, c का मान 5 हो गया।
ए का अनुपातिक, इसको मैंने क्या कहा था, जब ऐसे बराबर में लिखा तो इसका गुणांक, ए का गुणांक क्या, 1/2 समझो, चाहे नीचे 2 समझो, तो उधर जाएगा 2 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, 1 नीचे लिखना कोई आवश्यक नहीं होता। इसी प्रकार से 3 हो गया, नीचे 1 हो गया, लिखना कोई आवश्यक नहीं होता। ये 5 उधर जाके हो गया, नीचे 1 हो गया, लिखना कोई आवश्यक नहीं। तो बात ये निकल के आई कि ए का अनुपातिक मान 2 है, बी का 3 है, सी का 5 है। आप डायरेक्ट इसमें रख के मान निकाल सकते हो। मान निकाल क्यों सकते हो, संभावनाएं तो अनंत है, मान तो इसका कुछ भी हो सकता है, 2 गुना वाला, 3 गुना वाला, कुछ भी, लेकिन 1 गुना वाला भी हो सकता है, एक संभावना है। तो हम इसमें कितने भी गुने वाला रखें कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता, जैसे मैंने एक्स वाला जो समझाया था, तो अगर इसका 2x रखो, इसका 3x रखो, इसका 5x रखो, जितने भी गुना होगा उतना x समझो है, 10 गुना है तो x मतलब 10 है। जब इसमें रखोगे 2x, आपका 3x एंड 5x, x सब में कॉमन मिल जाएगा, और इसमें भी x होगा, x कैंसिल हो जाएगा। मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था इसमें से कितने भी टर्म यहां हों और इसमें से कितने भी टर्म यहां हों जोड़ घटाने में, हाँ एक टर्म जरूर होना चाहिए। तो एक यहां है, यहां तो तीनों हैं, और घात भी सबकी देखो, घात जोड़ घटाने से घात नहीं बढ़ती, इन सब टर्म की घात एक ही है, एक 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 एक। तो ऊपर वाले की भी घात 1 है, नीचे वाले की भी घात 1 है। अगर यहां b² होता तो इसका मान आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहां x² दे देगा, और स्क्वायर दे देगा तो नीचे स्क्वायर होगा, ऊपर x का मान निकलेगा तो x बच जाएगा, तो प्रभावित करने लगेगा, आपसे पूछेगा ही नहीं। तो अब ये सब क्या हुआ आप जानते हो। तो ये कुछ नहीं लिखना है, आपके सामने सीधे क्वेश्चन होगा, आप कहोगे a की जगह पर 2 रखते हैं तो 8 आया, बी की जगह पर 3 रखते हैं तो 9 आया, सी की जगह पर 5 आया, बटे बी की जगह पर 3 आया। तो आप सोचो कितना, 8 9 17, 17 से 5 गया 12, बटे 3, इसको काटा कितना आया 4, मान कितना है 4। आपका ऑप्शन सही है सी। तो मेरे पढ़ाने में यही है, आपको हर चीज विधिवत समझाऊंगा, डीपली पढ़ाऊंगा, वहां तक मैं आपको पहुंचा दूंगा जहां तक टीचर भी नहीं सोचता है। लेकिन बस आपको करना होगा, आप मेरे साथ चलते रहिए, आप मेरे साथ चलते रहिए, मैथ आनी ही है, कोई रोक नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर आप मेरी बातों का अनुसरण नहीं कर सकते हैं, मेरी बातों को आप विश्वास के साथ आगे नहीं ले सकते हैं, तब तो मुश्किल होगा। अगर मैं कल परसों जो आपको पढ़ा रहा था छोटी छोटी चीज़ें, उस समय मैं कह रहा था ये बहुत काम का है, तो उसमें हो सकता है 1-2% ऐसे बच्चे रहे हों जिनकी बात समझ में ना आई हो, भाई क्या काम का है, सीधी सी बात है, छोटी छोटी चीज़ों में क्या काम का है उनके मन में आ सकता है, और वो छोड़ दिए हों क्लास। तो आगे इसी प्रकार से पूरी मैथ है। मैं अपनी बात की वास्तविकता आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि एक साथ हम पूरी मैथ को आपके सामने ऐसे कुछ उलट दें आप सीख जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। अब तक जो भी कॉन्सेप्ट मैथ में यूट्यूब पर या वैसे कोचिंग में या वैसे शिक्षण संस्थाओं में चल रहे थे, उन सब से आज तक का सरलतम कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़े बड़े संस्थान, दिल्ली, इलाहाबाद जाके देख लीजिएगा। जैसे अभी एक दिन बच्चे से एक बात कर रहे थे एवरेज चैप्टर की, एक बड़े संस्थान के एवरेज पढ़ा रहे थे, वही घिसा पीटा चीज़ें, वही चीज़ें। मैंने आपको एवरेज जब वीडियो पुराने पढ़े भी हैं और आगे अगर जब पढ़ाएंगे तो देखना सब मौखिक होगा। इसी प्रकार से पूरी मैथ में होता है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो बच्चे समझ पाएं। आप तो समझते हैं, दूसरे बच्चों को समझाइए। मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मेरा टारगेट है सिर्फ इस माहौल को बदलना, मैं माहौल को बदल सकूं। और आप जिस दिन कुछ समाज के लिए करने को सोच लोगे, उस दिन आप मेरी सोच को समझ पाओगे कि हाँ यार करना तो चाहिए कुछ। तो मैं इस जो इतनी जटिल मैथ को बना दिया है, एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, किसी ने, वो धीरे धीरे माहौल बन गया, तो मैं उसको सरलतम रूप में बदल देना चाहता हूं। तो आप सब मेरे साथ चलिए, मैथ अपने आप आ जाएगी। आप मेरी बातों को सुनते रहिए, एक एक बात को अनुसरण कीजिए। और मैंने बताया कि पूरी क्लास 1 घंटे की होगी, फिर उसमें देखिए 1-2 मिनट का पूरा निकलेगा कि ये चीज़ यार आपको याद रखनी चाहिए, बस उतना ही सीख लो, हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है, तो ये हो गया। तो अगला क्वेश्चन है आपका, ये बड़ा ही आसान है। यदि x/5 एंड y/7
हो तो x माइनस 10 और y माइनस 14 का मान बताओ। अब आप जब मेरी 3 क्लास पहले की कर चुके हैं तो आप जानते हैं x का अनुपातिक मान 5 है, y का अनुपातिक मान 7 है। तो x की जगह पर रख दो 5 और y की जगह पर रख दो 7। तो इसकी जगह 5 रखोगे तो -5 आएगा, -10 से 5 जाएगा -5, इसके 7 रखोगे -7, माइनस माइनस कट जाएगा 5/7। अब अगर अनुपात में है तो 5 अनुपात 7। बात समझ गए? बिल्कुल आसान है, सब सवाल आपके मौखिक लगने हैं। इसमें आप समझ रहे हो, अगर थोड़ी दिक्कत हो तो इसको थोड़ा उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, फिर x के सामने 5 दिखेगा, y के सामने 7 दिखेगा। बात समझ गए? मैथ सबसे आसान है, हर सब्जेक्ट से आसान है, बस जरूरत है सोच की। सोच थोड़ी बड़ी रखिए बस। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ अगला क्वेश्चन जो मैंने बात उठाई थी उस पर है। x अनुपात y, आप देखें उसमें पढ़ें 2:1 हो। अब क्या है, तो आपको x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान निकालना। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई, उसमें अनुपात लिखा हमने, ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। x का अनुपातिक मान 2 है, y का अनुपातिक मान 1 है। हम इसी अनुपातिक मान से काम चला लेंगे। मान क्यों इसका इसी से काम क्यों चल जाएगा, x का 2 रख के y का 1 रख के रखा जा सकता है। इसलिए रखा जा सकता है क्योंकि इसमें भी x की घात 2 है, इसमें भी उसकी घात 2 है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो इसमें जितने भी गुने का मामला होगा, अब इसमें x तो ऑलरेडी है, तो हम क्या मान लें, m मान लें, m, तो इसको मान लें 2m, इसको मान लें 1m। तो आप रखिए इसमें जरा मान, तो इसमें रखेंगे तो x की जगह पर रखेंगे 2m एंड इसका स्क्वायर एंड y की जगह पर रखेंगे m, 1m होगा भाई। m चूंकि गुना में माना, जैसे 2:5 उम्र होती तो ये 2x 5x, तो 1m, 1 तो लिखा नहीं जाता, तो m, तो m स्क्वायर बटे 2m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। अब आप सोचिए, अगर चाहे जैसे करें, आप चाहे जैसे करें तो इसमें आपका क्या आएगा, तो 4m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटे 4m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। वैसे अब इसमें m स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचा 4 - 1, इसमें m स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो इसमें बचा 4 + 1। अब क्या देखते हो, ये कट गया। मतलब है आपने जितने गुना माना उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और प्रभाव इसलिए नहीं पड़ा, प्रभाव किस लिए नहीं पड़ा, क्योंकि दोनों जगह वही कंडीशन है, स्क्वायर वाला वहां, स्क्वायर वाला यहां। अगर इसमें इतना होता तब भी सवाल लग जाता, अगर इसमें ऐसे होता तब भी सवाल लग जाता, अगर इसमें ऐसे होता तब भी सवाल लग जाता, अगर इसमें भी 2xy होता तब भी सवाल लग जाता। ये मैं थोड़ी जटिल बात कह रहा हूं, क्योंकि इसमें स्क्वायर, इसमें स्क्वायर, इसमें भी भाई इसके साथ वही टर्म होगा, वही इसके साथ, तो 2 बार हो जाएगा स्क्वायर, तो इसमें भी हो जाएगा। मतलब ये है ऊपर के जो जोड़ घटाने से घातें नहीं बढ़ती हैं, तो ऊपर के जो टर्म है उसमें ज्यादा से ज्यादा घात कितनी होनी चाहिए, 2, और इसमें भी 2 नहीं, बराबर होनी चाहिए। बात समझ गए? तो आपको मान निकालना था, और जो बच्चे थोड़ा अभी प्रारंभिक स्तर पर है मैथ में, बच्चा कोई कमजोर नहीं होता, मैं ये नहीं कहता कोई कमजोर है, तो उनको थोड़ा संतोष रखना चाहिए। अब वो 2x वाला नहीं समझ पाइए तो छोड़िए, धीरे धीरे हम बातें समझेंगे। तो अब क्या हुआ, अब x की जगह पर 2 रखेंगे तो इसका आएगा 4, इसका रखेंगे 1, इसका आएगा 4, इसका रखेंगे 1, इसका आएगा 3, इसका आएगा 5, तो आए 3:5। बात समझ गए? और हर जगह पर थोड़ा दिमाग लगता है, एक व्यवहारिक ये होता है। अब जैसे ऊपर वाला नीचे वाला x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर तो है, अब ऊपर वाला लिख लिए 4 - 1, तो 4 + 1 रख देंगे। आप फिर थोड़ा यहाँ देखेंगे 4 होगा, क्यों है तो वही, केवल निशान बदला है, तो ऊपर वाला 4 - 1 है तो नीचे वाला 4 + 1 है। ये अंडरस्टूड चीजें होते हैं, अपने स्तर से हम करते हैं। तो इसमें 3:5 हो गया, 3:5। आपका ऑप्शन सही है ए। बात समझ गए होंगे आप। अगला क्वेश्चन देखिए, और सदैव आप जब भी देखें मेरे वीडियो पूरे देखें और सीरियल से देखें, बात तभी समझ में आएगी। वीडियो के अंत में मैं पूरा कंक्लूजन आपको देता हूं जो सीखते हो उसमें, और जब तक पूरी बात नहीं समझते हो तब तक तो कुछ नहीं समझ में आया। अगर मेरा कोई वीडियो आज जाके देखे, पिछले न देखे हो, तो आज इसका समझ में कुछ नहीं आएगा। तो अब क्या है, a/b ऐसे लिखा है। अब उसी सवाल का जिक्र कर रहा हूं जो अभी
मैंने आपको प्रारंभ में दिखाया था और कहा था मौखिक लग जाएगा। EF बराबर 3। अब आपको मान निकालना है 2A स्क्वायर प्लस आपका इतना 3C स्क्वायर प्लस 4E स्क्वायर बटे 2B स्क्वायर 3D स्क्वायर 4F स्क्वायर 4F स्क्वायर। अब इसका मान आप कैसे निकालेंगे, सोचिए जरा। हमने बताया तो वैसे सवाल आप कहते हो कहां साफ दिखता है। तो आपको अभी लगातार सीखते रहना है। जब ऐसे वास्तव में लिखा होता है, ये अभी आपको समझा नहीं था तो कैसे समझ में आए वास्तव में, लेकिन सामान्य बुद्धि से चीजें हो जाती। इसका मतलब है ये जितना है उतना ही ये है, उतना ही है, उतना ही ये है। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो। मतलब इसका मान भी, बात को समझना जरा, इसका मान भी 3/1 कह सकते हो, इसका मान भी 3/1 कह सकते हो, और इसका मान भी 3/1 कह सकते हो। भाई क्यों कह सकते हो? क्योंकि इसके बराबर ये, इसके बराबर ये, इसके बराबर है, तो इसका मतलब इसके भी बराबर ये है, इसके भी बराबर ये हो सकता है, इसके बराबर हो सकता है। और आप जानते हो जब ऐसे होता है, जब कभी ऐसे लिखा होता तो मैंने क्या बताया, इसका अनुपातिक मान 3, इसका अनुपातिक मान 1। और इसी प्रकार से जब आपने इसका ऐसे लिखा तो इसमें इसका अनुपातिक मान क्या निकला, इसका निकला 3, इसका निकला 1, इसी प्रकार से इसका निकला 3, इसका निकला 1। तो आप ये कुछ नहीं लिखोगे, सीधे यहां देखोगे, आप देखो हाँ इसके नीचे 1 की कल्पना कर लोगे तो हो सकता है। तो आप इसका लिखोगे A का मान 3, B का मान 1, C का मान 3, D का मान 1, E का मान 3, F का मान 1, हो गया। तो A C E के मान आए 3 3 और B D F का आया 1। तो आप बात को समझो। अब इसमें A C E जो है, A C E ऊपर है। देखिए सवाल जब बनाया जाता है तो बड़ा आसान कर दिया जाता है। अब आपको नहीं सोचना ए यहां देते, सी यहां देते तो आप दिक्कत हो, तो वैसे भी ऑलरेडी इतना जटिल लग रहा सवाल। तो सब ऊपर वाले ऊपर रखे और बी डी एफ सब नीचे रखे। तो आपको पता है ए का मान भी 3 है, सी का मान भी 3 है, ई का मान भी 3 है, तो सब में ऊपर रखना 3 3 3। और नीचे वाले सबका क्या है, 1 है, तो इसका 1 स्क्वायर, इसका 1 स्क्वायर, इसका 1 स्क्वायर। आप जानते हो जब जोड़ घटाना में चीजें होती है, जो सब में कॉमन होता है वो कॉमन निकाल लिया जाता है। तो आप इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 3, एक की जगह पर 3 और फिर स्क्वायर, तो भाई 3 स्क्वायर आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें भी 3 स्क्वायर, इसमें भी 3 स्क्वायर। चलिए एक स्टेप बढ़ा के लिख देते हैं। इसमें 3 स्क्वायर, इसमें 3 स्क्वायर, इसमें 3 स्क्वायर, जरूरत नहीं लिखने की। 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, इसमें 3 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, आप पहले ही ले लेते ऐसे, और इसमें कितना 1 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 2 + 3 + 4। बात समझ रहे हैं? मेरे कहने का मतलब है आप ये वाला स्टेप नहीं लगाना चाहिए था। कभी कभी फालतू चीजें होती हैं, वो आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, नहीं लिखना चाहिए था। जब सब में दिखता था, भाई क्या दिखता था, सब में दिखता था 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, तीनों खंडों में कॉमन है, तो ये कॉमन आ गया। सब में 1 1 स्क्वायर है, 1 स्क्वायर कॉमन। अब अंदर क्या बचा, 2 3 4, 2 3 4, दोनों कट गए, बचा कितना, 3 स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 बटे, मतलब 9 इसका मान आ गया। 9/1 जो भी है 9। भाई नीचे वाला 9 ही तो इसका मान है, तो इसका मान कितना आ गया, 9 आ गया। बात आप समझ गए हो, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं, सीधी सी बात है। आपको अब लग रहा है सार्टिक, जब आप कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे, जब आप सिस्टम को समझ जाओगे, तो चीजें आपको सार्टिक से भी बड़ी आसान लगेंगी, सार्टिक से भी आसान लगेंगी। सीधे आपको यही ए सी ई का मान रखा और इसका ऐसे रखा आ गया, और इसमें आपको एक फीलिंग आएगी, हाँ भाई ये तो इसलिए है, हम ऐसा क्यों रख पा रहे हैं, इसलिए रख पा रहे हैं क्योंकि हर जगह से अनुपातिक मान से ही क्यों काम चल जा रहा है, क्योंकि ऊपर नीचे है, क्योंकि जो प्रभाव पड़ेगा वो दोनों जगह पड़ेगा, निरस्त हो जाता है। ये चीजें सब आप समझते हो, बात समझ गए। अगला क्वेश्चन, x अनुपात y बराबर 3:4। तो उसने कहा है 4x - y बटे, उसमें अनुपात में लिखा, कोई दिक्कत नहीं, 2x + 3y। इसका मान आपको ज्ञात करना है। आप कैसे ज्ञात करेंगे,
तो इसमें आपको बहुत समझा चुके हैं, कुछ नहीं समझाना। x का मान 3, y का मान 4 रखिए, तो x की जगह पर 3 रखिए तो 12 आया, y की जगह पर 4 रख दिया, इसमें x की जगह पर 3 रखा तो 6 आया, इसमें y की जगह पर रखा 4 तो 12 आया, तो ऊपर आया 8, नीचे आया 18। यही तो 2 चक्कू 8, 2 नाम 18, किसमें अनुपात में है? बिल्कुल अनुपात में है, तो 4:9 आ गया, 4:9। बात समझ गए? तो इसमें कौन सही ऑप्शन? ए। ठीक, तो बड़ी आसानी से सवाल आप लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है, और धीरे धीरे जब आप पूरी मैथ पढ़ जाओगे तो ये भी नहीं मौखिक कर लोगे। हाँ, इतना लिख सकते हो, ज्यादा से ज्यादा इतना लिख सकते हो बस, है ना। अगला क्वेश्चन, यदि a/3 बराबर b/2 हो तो 2a, आप मेरे लिखने से बस तुरंत लगाना आप शुरू कर दोगे, 3a - b। वैसे अभी आप समझो ठीक से, कोई दिक्कत नहीं, बाद में आप इसको फिर कीजिए। इसकी PDF आपको माई स्टूडेंट्स क्लासेस, इसका जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। और SD यादव से कुछ क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन दूसरी बुक से भी हैं जो अच्छे मिल जाते हैं। तो आपके लिए इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पहले क्वेश्चन सेलेक्ट करने पड़ते हैं। इस मेरा क्योंकि उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य आपको समझाना, तो समझाने के लिए आपको एक सिस्टम के तहत आपको आगे ले जाना होता है। तो इसमें a का मान आप जानते हो कितना, 3 हो जाएगा। b का मान, अनुपातिक मान की बात कर रहा हूं, a का अनुपातिक मान 3, b का 2, तो a की जगह पर 3 रखिएगा तो 6 दिखता है, इसकी जगह पर 2 रखिएगा तो 6 दिखता है, इसकी जगह पर 3 रखिएगा तो 9 दिखता है, इसकी जगह पर 2 रखिएगा तो 4 दिखता है, ये 12 है, ये 5 है, 12/5 हो गया, ये सही। तो इस प्रकार से मेरे बच्चों ये सब सवाल लगते हैं, और आपको आज लगा होगा अनुपात की आज ये क्या चौथी क्लास है, तो आपको इसके जस्ट पहले की 3 क्लासों का रिजल्ट आज मिला होगा। ऐसे ही जब आप पूरी मैथ धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आपको सब का रिजल्ट आपको आखिरी में दिखेगा, और धीरे धीरे दिखने लगा। मैं कहता हूँ 10-15 दिन में आप समझने लगोगे चीज़ें, तो आप बड़ी आसानी से, बड़ी ईमानदारी से आगे बढ़ो। और हमें तो समझता जो मैथ है ना, वो जीवन को समझने के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि मैथ ऐसी है जो आपको सिस्टमैटिक कर देती है, आपके सोचने को, नजरिए को भी तर्कसंगत कर देती है, न्याय संगत कर देती है। आप दिन भर अगर आपने ठीक से मैथ समझी है, अगर आपने ठीक से अच्छी चीजें की हैं, तो आप कभी कोई गलत चीज नहीं कर सकते। अब वास्तव में भ्रष्टाचारी बड़े बड़े जैसे जो होते हैं सब, वो भी मैथ पढ़ते हैं, लेकिन वो उनकी मैथ अलग है। अगर आपने ईमानदारी से मैथ को फील किया है तो आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि आप सोचोगे यार मेरा उस पर हक कहाँ है, हक तो दूसरे का है। आप ये सोचोगे यार क्या ऊपर थोड़ा लेके जाना है, वो हिसाब ही नहीं लगा पाते। यहाँ जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, पढ़े पढ़ाए लोग, वो हिसाब ही नहीं लगा पाते यार ऊपर ले जाना है। कुछ नहीं ऊपर ले जाना, सब तो यहीं रह जाना। और कुछ जमीन खरीद लेंगे, कुछ आ जाएंगे आपकी अलमारी में कागज, रजिस्ट्री आ जाएंगे अलमारी में, उससे होगा क्या? और अगर सोसाइटी के पास रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा और सब चीज़ें होंगी। तो वास्तव में देखा जाए तो जो मैथ है एक न्यायसंगत दृष्टिकोण भी उत्पन्न करती है, जीवन को समझने के तरीके का विकास भी करती है। मैथ आपको क्या सिखाती है? मैथ आपको वर्गीकरण सिखाती है, चीज़ों को क्लासिफिकेशन उसका कीजिए कि ये चीज़ ऐसे, आपका मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। जीवन में आप समय को बर्बाद नहीं कर पाओगे। आप जिस दिन 2 दिन बैठोगे बेकार, आपको लगेगा यार समय तो सीमित है। आप क्योंकि गणित जानते हो, आप ये नहीं, आप जानते हो कि सीमित समय है, उसमें से इतना मेरा पार्ट बीता जा रहा है, कितना समय है। आप प्रायिकता भी जानते हो कि जिंदगी का तो पता नहीं किस दिन क्या चले जाए। आप प्रायिकता भी जानते हो, संभावना जानते हो कि पता नहीं किस दिन चले जाए, फिर आप कुछ अच्छा करना चाहोगे। आप प्रायिकता जानते हो, इसीलिए आप जीवन को जानते हो कि पता नहीं किस दिन चले जाएं, तो इसीलिए अच्छा करोगे, इसलिए भ्रष्टाचार भी नहीं कर पाओगे। सामाजिक न्याय पर भी आप दुरुस्त हो जाओगे जिस दिन मैथ अच्छे से समझ लोगे। कोई ऊंचा नीचा नहीं हो सकता। ये कैसे क्या हो सकता है कि एक जैसे इंसान कोई ऊंचा कोई नीचा, ऐसा संभव नहीं। तो बहुत सारी बातें हैं, अगर मैथ समझ ली जाए तो सब कुछ समझ में आ जाता है। अभी तो आपका उद्देश्य एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। और मैं कहता हूं अगर मेरे साथ आप मैथ पढ़ते रहे तो आपके दूसरे सब्जेक्ट भी अच्छे हो जाएंगे, आप उनको बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। और जो कंपटीशन में आपके पास
पेपर आता है, जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, वो आपको रटे रटाए क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपसे इसी अपेक्षा से पूछे। कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट की अपनी महत्ता है, हर सब्जेक्ट में दिमाग लगता है, हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी है पढ़ने की और एक सामान्य ढंग है। तो आज इतना ही। आप अच्छे से आगे पढ़ें, बढ़िया पढ़ें, लोगों को प्रोत्साहित, अभी से अपने अंदर एक और क्वालिटी विकसित कीजिए कि हमें लोगों को प्रोत्साहित करना है, लोगों को मोटिवेट करना है। हम केवल आपको करें ऐसा तो नहीं है। आप अगर हमसे मोटिवेट हो रहे हैं तो आप इस चीज़ को सीख रहे हैं, तो आप दूसरे को मोटिवेट कर सकते हैं। अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आप दूसरे के लिए दो मिनट दे सकते हैं। तो आप दूसरे का कल्याण सोचिए। और मेरा जो लक्ष्य है, जो मिशन है, सर्वोत्तम गुणवत्ता निःशुल्क शिक्षा, इसमें आप सब एक उसके यूनिट हैं, उसके एक इकाई हैं। आप इसको आगे बढ़ाइए, ये आपका मिशन है, आप जैसे बच्चों का मिशन है। क्योंकि अगर आपने सही चीज़ को सपोर्ट किया तो एक दिन माहौल बदल जाएगा। जो आज ये सब हो रही है लूट खसोट, आप सोचिए कि ऑनलाइन पढ़ाने के रुपए हजारों हजारों को पढ़ाते हैं और उसमें हजार मतलब 10-10 हजार रुपए लेते हैं। उनको रुपए की लत लग गई है लोगों को। सोचिए जरा। तो अगर अच्छी चीज़ को आप सपोर्ट करोगे तो हो सकता है इसके, अगर किसी ने 10 साल पहले किया होता तो आपको बहुत अच्छा फ्री मिलता। तो अगर आप आज सपोर्ट करोगे तो माहौल बदलेगा और हो सकता कोई निकल के आए कि हाँ भाई हम भी करवाएंगे ऐसे। तो आप अच्छी चीज़ों का सपोर्ट कीजिए, आप अपने इस मिशन का सपोर्ट कीजिए। ये मिशन आपका है, आप जैसे बच्चों के लिए ही तो है। आप इस मिशन का सपोर्ट कीजिए। जितने बच्चे हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए, उनको समझाइए। और आप जिसको भी वीडियो भेजा कीजिए तो कोशिश कीजिए, आप इसमें कोशिश किया कीजिए कि सेक्शन ए का फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने बताया है मेरे साथ कैसे पढ़ें, इसको सिर्फ भेजा कीजिए। इसको सिर्फ भेजने को क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने मेरे बीच के वीडियो भेज दिए तो समझ ही नहीं पाएगा मैथ पढ़ा रहा है यार, क्या बता रहा है, बात समझ रहे हैं। तो उसमें पहले सिस्टम को सीखेंगे कि रेगुलर, हाँ आप अपने स्तर पर से बता सकते हो कि कैसे पढ़ना है। तो ये जो मिशन है ये मेरा नहीं है, ये मिशन आप सबका है, क्योंकि आपके ही लिए तो है। आप समझदार बनिए। देखिए, आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो सेंसिटिव अभी से बन जाना है, गंभीर अभी से बन जाना है। आप सोचने वाले अभी से जब बनेंगे तभी तो आगे आप कुछ कर पाएंगे। तो लापरवाह नहीं बनना है, हर चीज को महत्व देना है। 2 मिनट निकालिए, कोई जानने वाले सोचिए, उनको भेजिए, उनका भला होगा। और मेरे मिशन का मिशन मैंने बताया आपका है, आप सबके लिए है। तो आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।